Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit both the managing committee and the general members. The website has very simple language articles, various draft of applications, our earlier webinar videos, more than 100 videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language, and can be understood easily by all our friends. Today's topic is, आज का विषय है co-option, how to avoid managing committee getting dissolved due to loss of quorum. कोऑप्शन का जो कानून है दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन कलम 154B-19 ब्रैकेट में 4 154B-19 ब्रैकेट 4। तो कोऑप्शन के बारे में आज चर्चा करते हैं। लोगों के अनेक तजुर्बे आए हुए हैं, एक्सपीरियंसेस आए हुए हैं। हम कोऑप्शन के ऊपर एक बार पहले भी वेबिनार कर चुके हैं, 1 साल भर पहले के आसपास। उस समय टाइटल रखा था कि इलेक्शन के बगैर मैनेजिंग कमेटी में कैसे एमसी मेंबर बन सकते हो। So, co-option is possible only for casual vacant seats. वैकेंसी जब पैदा उत्पन्न होती है सिर्फ उसी के लिए, और कोऑप्शन के लिए इलेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। एमसीएस एक्ट में कोऑप्शन के लिए इलेक्शन रूल्स, एमसीएस रूल्स कोऑप्शन के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है। कोऑप्टेड मेंबर एक रेगुलर एमसी मेंबर बन जाता है और उसका जो टर्म है इट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट, जिसको कहते हैं टेक्निकली को टर्मिनस, विद द एग्जिस्टिंग इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। अगर आपने ओरिजिनली इलेक्शन नहीं किया हुआ है, एक टाइम पे इलेक्शन होता है, तो उस समय अगर नहीं किया हुआ है और ऐसे ही आके कुर्सी पे बैठ गए हो, तो वो मैनेजिंग कमेटी इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, एंड इट कैन नॉट कंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेट और गवर्न द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी सीट्स पे आके बैठ जाती है, तो पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी क्रिमिनली लायबल हो जाती है। जैसे मैं मैनेजिंग कमेटी नहीं हूँ लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैं एमसी मेंबर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, वगैरह वगैरह, तो दैट इज क्रिमिनल मिसरिप्रेजेंटेशन
इट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दूसरे का विश्वास तोड़ रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, चीटिंग हो गया और फ्रॉड हो गया. एंड सिलेक्शन इज नॉट ओनली कंपल्सरी बट मैंडेटरी अंडर द लॉ. Lot of feedback, hundreds of feedback have been received from various friends. उससे ये पता चलता है, लोगों का ओपिनियन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द एमसी मेंबर्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनका मेन मुद्दा टाइम पास का होता है. दूसरा मुद्दा होता है करप्शन करने का, और तीसरा मुद्दा होता है दादागिरी करने का. तो ये प्रमुख सामने आता है, और इसका एविडेंस जो है वो हजारों के तादाद में डिस्प्यूट चल रहे हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में कि मैनेजिंग कमेटी मेरे साथ दादागिरी करती है, डॉक्यूमेंट नहीं देती है, एजीएम टाइम पे नहीं लेती है, पैसा खाया हुआ है, एनओसी नहीं देती है, वगैरह वगैरह. तो ये सब टाइम पास होता है, करप्शन होता है और दादागिरी भी होता है. कई मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि इतना पैसा दोगे तो ये आपका मेंबरशिप ट्रांसफर करेंगे, इतना पैसा दोगे. सभी मैनेजिंग कमेटी नहीं, लेकिन कई मैनेजिंग कमेटी के कुछ खास खास मेंबर्स, पुराने पापी जिसको बोल सकते हैं, वो ये भी कहा जाता है कि फ्लैट भाड़े पे नहीं रखने देंगे, इतना पैसा दो. बैचलर टेनेंट को रखने नहीं देंगे, पार्किंग का इश्यू क्रिएट करेंगे, वगैरह. सो छोटा सा में अगर ये समझे तो मैनेजिंग कमेटी, मेजॉरिटी ऑफ देम दे बिकम मैनेजिंग कमेटी फॉर टाइम पास. और लेकिन जब टाइम पास के लिए बन तो जाते हैं मैनेजिंग कमेटी, कुछ समय के बाद में उनको ऐसा लगना पड़ता है कि अरे सिर पे तो जवाबदारी आ गई. लीगल कंप्लायंसेस, मतलब कानून कायदे का जो कंप्लायंस करना है, जैसे रिटर्न्स फाइल करना है, डीआर की तरफ से चिट्ठी आ गई, बीएमसी की तरफ से चिट्ठी आ गई, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वगैरह वगैरह, ऐसे और कई चीजें. तो ये सब लीगल कंप्लायंस के दायरे के अंदर आता है. बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, बीएमसी का मुकदम आके बोलता है कचरा जमा है, साफ करो नहीं तो पेनल्टी लगाएंगे, मच्छर हो रहे हैं. इस तरह की कई चीजें की कंप्लेंट्स आते हैं. ये एक कंप्लेंट नहीं है, इस तरह अगर गिनने में जाए तो गिन के भी 100 कंप्लेंट्स, 100 कंप्लायंसेस करने की जरूरत पड़ती है हर हाउसिंग सोसाइटी में, भली वो छोटी हो या बड़ी हो. अगर बड़ी है, जैसे किसी सोसाइटी में लिफ्ट है, तो लिफ्ट का लाइसेंस, कंप्लायंसेस, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस वो आ जाता है. एसटीपी प्लांट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट, बीएमसी का हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी कंप्लायंसेस की नौबत आ जाती है. प्रोफेशन टैक्स का आ जाता है, एंड सो. जब कंप्लायंसेस की बात आती है तो ये जो टाइम पास वाले मैनेजिंग कमेटी मेंबर आ जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे दबाव आ गया काम का, हम लोग तो और कुछ सोच के आए थे. फिर जनरल बॉडी के मेंबर्स भी कुछ लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, जो हैरासमेंट करना शुरू करते हैं, मैनेजिंग कमेटी को प्रेशराइज करना शुरू करते हैं, ये कागज दो, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह. जब ये सारी घटनाएं होती है तो ऐसे वाले टाइम पास मैनेजिंग कमेटी मेंबर सिंपली रिजाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं. बोलते हैं बाबा कितनी डोकेला त्रास आहे, कितना जवाबदारी है, कितनी परेशानी कर रहे हैं लोग, सब छोड़ देते हैं. कई बार कोई मैनेजिंग कमेटी मेंबर गुजर जाता है, उस तरफ से एक वैकेंसी आता है, मतलब किसी ने रिजाइन किया तो वैकेंसी हो गई, कोई मैनेजिंग कमेटी गुजर गया तो वैकेंसी हो गई, किसी मैनेजिंग कमेटी स्पेसिफिक मेंबर को रजिस्ट्रार ने डिसमिस किया तो वैकेंसी हो गई. ऐसी परिस्थितियों में जब वैकेंसी होती है, कई रिजाइन करते हैं और कई फ्लैट बेच के चले भी जाते हैं. कोई मैनेजिंग कमेटी
बना 6 महीने के बाद में उसने फ्लैट बेच दिया, तो रिजाइन करना है तो वो भी रिजिग्नेशन में आ गया। तो ऐसे ये 4-5 घटनाएं होती है जिसकी वजह से ये वैकेंसी क्रिएट होती है। वैकेंसी क्रिएट होती है तो कानून में एमसीएस एक्ट में 154 बी जो सेक्शन बताया मैंने आपको, 154 बी 19 में कोऑप्शन का प्रोविजन दिया हुआ है कि ठीक है भाई, वैकेंसी हो गई है, आपके जनरल बॉडी में से किसी को एक को चुनो और उसको मैनेजिंग कमेटी में ले लो। ये कानून है। कोऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शंस करोगे या बाय पोल्स करोगे, बाय इलेक्शंस करोगे। वो हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा रोल नहीं है। बाकी देश के और कई इलेक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर बाय पोल्स वगैरह हो सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं मैनेजिंग कमेटी स्ट्रेंथ की। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैनेजिंग कमेटी का प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब बायलॉ नंबर 113 में, शायद आपके 114 हो, मेरे पास जो है वो इसमें 113 लिखा हुआ है। तो उसमें स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेज का स्ट्रेंथ लिखा हुआ है 11, मतलब 6 जनरल कैटेगरी के हुए, 2 वुमन कैटेगरी के हुए और बाकी 3 रिजर्व कैटेगरी के हुए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वन इज आई थिंक वीजी, विमुख जाति वाले, another VJTI. तो ये रहा प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ जो बायलॉज में लिखा हुआ है। अब आते हैं इलेक्टेड स्ट्रेंथ पे। तो प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ अलग हो गया जो बायलॉ में लिखा हुआ है, और इलेक्टेड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? इलेक्टेड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर आपको 11 मेंबर की प्रिस्क्राइब्ड कमिटी है, आपका इलेक्शन हो रहा है 11 सीट के लिए, और इलेक्शन के दौरान सिर्फ और सिर्फ 8 ही लोग आते हैं, या 20-25 फॉर्म आए लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ ने बाकी को रिजेक्ट कर दिया, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के जस्ट पहले काफी लोगों ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया और बाकी बचे 8, तो उस समय सिर्फ 8 ही सीट भरी गई। तो 8 सीट भरी गई, उसका एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। इस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ये सर्टिफिकेट कौन देता है? ये रिटर्निंग ऑफिसर देता है। इस सर्टिफिकेट के बगैर आपका मैनेजिंग कमेटी का स्ट्रेंथ गैर कानूनी बना रहेगा। यह सर्टिफिकेट बोलता है कि आपका मैनेजिंग कमेटी का इलेक्टेड स्ट्रेंथ क्या है। यह सर्टिफिकेट बैंक में देना है आपको, यह सर्टिफिकेट आपको ऑडिटर को देना है, यह सर्टिफिकेट आपको आपके कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को देना है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जाता है रिकॉर्ड के लिए, और वहां पे उनके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के डेटाबेस में फीड होता है कि इस सोसाइटी में इतने मैनेजिंग कमेटी आए फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस। तो प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ बायलॉ नंबर 113 में लिखा हुआ है। इलेक्टेड स्ट्रेंथ जो है वो आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन रिजल्ट सर्टिफिकेट में देगा, दैट इज कंपलसरी सर्टिफिकेट। आप ये ध्यान से देख लीजिए कि प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ एक अलग चीज होती है और इलेक्टेड स्ट्रेंथ अलग होती है। Option cannot be done for the vacant seats between the prescribed and elected managing committee. इसका मतलब ये हुआ कि बायलॉ में 11 लिखा हुआ है लेकिन इलेक्टेड हो गए खाली 8। तो बाकी जो 3 जो बचे, 3 कोई भी हो सकता है, रिजर्व कैटेगरी के भी हो सकता है और जनरल कैटेगरी के भी हो सकता है। तो अब जो 3 जो इलेक्ट नहीं हुए वो वेकेंट सीट्स है, नॉट वैकेंसी, वेकेंट सीट्स। वेकेंट सीट्स के लिए कोई ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है। तो जो डिफरेंस है प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ और इलेक्टेड स्ट्रेंथ के बीच में 3 सीट, वो पूरे मैनेजिंग कमेटी के टेन्योर में वो खाली पड़ाएगा, ना उसका इलेक्शन होगा
ना उसका अलग से कॉप्शन होगा। कॉप्शन होगा सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज अराइजिंग between the elected managing committee members. The vacant seats, that is the difference between the prescribed and elected MC strength, will remain permanent. Permanent vacant seats बनी रहेगी हुई till tenure of the elected MC. Co-option can be done only for the vacancy arising due to resignation or death or dismissal of the MC member. और जो कोऑप्शन है उस वैकेंसी, वैकेंट नहीं, वैकेंसी वाली सीट्स पे आप कितनी भी बार कर सकते हो। अगर उस पूरे 5 साल के टेन्योर में अगर 10 बार रिजर्वेशन हुआ है, बार-बार हर हफ्ते हो गया या हर साल हो गया वगैरह-वगैरह, तो आप कोऑप्शन नॉन स्टॉप करते जा सकते हो। वो क्यों कर सकते हो? क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटी को ऑटोनोमस फंक्शनिंग अथॉरिटी दिया हुआ है। इलेक्शन रूल्स, जो प्रिंसिपल इलेक्शन रूल्स हैं 2014 के हैं। ई टाइप सोसाइटी मतलब 250 मेंबर के नीचे के सोसाइटी के लिए अलग से इलेक्शन रूल बनाया गया 2019 में, इलेक्शन रूल्स। और जुलाई 2019 में एमसीएस एक्ट में कोऑप्शन का प्रोविजन डाला गया और कोऑप्शन रूल्स के लिए अलग से एक कानून बनाया गया 17 फरवरी 2022 को। वो था 250 मेंबर प्लस सोसाइटी के लिए, और 250 मेंबर के नीचे के सोसाइटी के लिए कोई कोऑप्शन रूल्स नहीं बनाया गया हुआ। इसके लिए आप जितना भी मर्जी चाहो आप कोऑप्शन कर सकते हो। स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी ने एक ऑर्डर निकाला था अक्टूबर 2018 को, और दूसरा एक ऑर्डर निकाला था मार्च 2019 को। लेकिन वो जो ऑर्डर था वो अभी नल एंड वॉइड हो गया, इट हैज गॉट नो फोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि इलेक्शन रूल्स ही अमेंड हो गए 2019 में। एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्शन रूल्स ही अमेंड हो गए, जो अप्रैल 2021 में नोटिफाई हुआ, पारित हुआ फॉर ई टाइप सोसाइटी लेस देन 250 मेंबर सोसाइटी। अभी हम आते हैं कोरम की तरफ कि कोरम क्या चीज है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि आप का प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ क्या है और इलेक्टेड स्ट्रेंथ क्या है। तो प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ का कोरम 11 है प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ। अगर सब लोग भर गए तो उसका 51% राउंडेड ऑफ आपका कोरम बनता है, अगर सारे लोग इलेक्टेड हो गए तो। इसका मतलब हो गया कि 11 एमसी मेंबर के बीच में 6 मेंबर का कोरम जरूरी है। जब तक 6 मेंबर है, आई रिपीट, जब तक 6 मेंबर है आपकी मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी का कार्यभार गवर्नेंस कर सकती है। अब आता है थोड़ा सा टेक्निकल विषय। इलेक्टेड प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ की तो बात कर लिया हमने, लेकिन प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ पूरा नहीं हुआ। अब आते हैं इलेक्टेड स्ट्रेंथ। इलेक्टेड स्ट्रेंथ मानो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि सिर्फ 8 ही लोग आए, 8 लोग आए तो अभी उसका 50% यानी 51% इज इक्वल टू राउंड ऑफ करना पड़ता है। जो नेक्स्ट फिगर होगा उसको राउंड ऑफ करेंगे। 5.25 हुआ तो 6 करना है, 5.25 हुआ तो भी 6 करना है, और 5 हुआ तो नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ करके 8
मेंबर का इलेक्टेड स्ट्रेंथ का कोरम होता है 5, 5 पीपल। तो जब तक इलेक्टेड स्ट्रेंथ का कोरम 51% बना हुआ है, तब तक वो इलेक्टेड स्ट्रेंथ की मैनेजिंग कमेटी आपका कार्यभार सारी कर सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने बचपन में या आज के दिन पे भी सोसाइटी में भी म्यूजिकल चेयर का गेम होता है। म्यूजिकल चेयर लगा देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब म्यूजिकल चेयर में इतने लोग अगर करेंगे तो 11 सीट लगा दिया, उसके अंदर 11 चेयर लगा दिया। बाकी लोगों को बोल रहे हैं कि आओ भाई म्यूजिकल चेयर खेलो, मतलब आओ भाई मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन लड़ लो, लेकिन आप नहीं आते हो। तो 100 की भीड़ में से सिर्फ 8 लोग आते हैं आगे और बाकी तमाशा देखते हैं, जिससे कि हर सोसाइटी में होता है, आपकी भी सोसाइटी में होता होगा। अब आप क्या करोगे? 11 चेयर जो लगाए थे ये सोच के कि भाई 11 चेयर का बचेगा और धीरे धीरे एक एक चेयर हटाते जाएंगे, फिर विनर घोषित करेंगे। ये म्यूजिकल चेयर की बात होगी। लेकिन जब ऐसा पता चलता है कि 11 कुर्सी तो लगा दिया, लेकिन लोग ही नहीं आ रहे, तो खाली कुर्सी नहीं रखी जाती म्यूजिकल चेयर में, फिर उसको हटा दिया जाता है। नहीं तो अगर आप नहीं हटाओगे तो वो खाली कुर्सी जो है 8 मेंबर 11 सीट के लिए खेलेंगे, जबकि 8 मेंबर को खेलना है सिर्फ 8 सीट के लिए, और उसमें से भी एक-एक करके वो कुर्सी हटाते जाना होता है। ये एक जनरल प्रथा है म्यूजिकल चेयर्स की। म्यूजिकल चेयर्स का गेम के बारे में गूगल में भी आपको काफ़ी कुछ देखने मिल जाएगा। तो सेम मैनेजिंग कमिटी में भी होता है। 11 कुर्सी लगाई जाती है बाय-लॉ नंबर के हिसाब से। आपको बुलाया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आओ मैनेजिंग कमिटी की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ो। आप नहीं आते, जितने लोग आते हैं उसके लिए कुर्सी उतनी लगा दी जाती, बाकी कुर्सी हटा दी जाती। एक बार वो कुर्सी हट गई और बाद में और होशियार लोग आ जाते हैं नीचे, नहीं नहीं और एक्स्ट्रा कुर्सी लगाओ, हमको खेलना है। अब वो कानून के विरुद्ध में चला जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि आपने 8 मेंबर को इलेक्ट किया, बाद में एक और रिजर्व क्लास वाला आता है या जनरल वाला आता है, बोलता है नहीं नहीं अभी तो सीट खाली है ना, हमारे को ले लो करके, तो वो अलाउड नहीं है कानून में। यहाँ पर भी वैसे ही होता है। आप 100 बार बुलाओगे, माथा पटकोगे, लेकिन लोग नहीं आते। कई कारण है नहीं आने के। तो वैकेंसी उत्पन्न होती है जब ये इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी आ जाती है। तो किन किन कारण से वैकेंसी उत्पन्न होती है? एक वो रिजर्वेशन, जाओ भाई मुझे काम नहीं करना, बहुत मुझे परेशान कर लो, ये रहा मेरा रिजर्वेशन, मैंने मैनेजिंग कमेटी छोड़ दिया। एक होता है डी बार, कि खाली उस पर्टिकुलर मैनेजिंग कमेटी को डी बार कर दिया जाता है। जैसे कई कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार बोलते हैं भाई आपके 3 बच्चे हैं, आप डी बार हो गए। कानून नहीं है, लेकिन वो चलता है कानून, वैसा वाला कानून। या वो पुराने मैनेजिंग कमेटी से आया होगा, उसने वहां पे पैसे का गोलगप्पा किया, आज ऑर्डर निकला कि वो डी बार हो गया, इसके लिए उसको जबरदस्ती कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। या वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर जो इलेक्टेड होके आया था, किसी कारण से वो एक्सपायर हो गया, डिमाइस हो गया, मर मुरा गया। या वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर किसी कारण से डिसमिस हो गया। जैसे आपको पता है कि कई बार मैनेजिंग कमेटी के बीच में ऐसा होता है कि तुम मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं आए 3 बार, तुम डिसमिस हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, चलो भाई आप बाहर निकलो। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जब तक चलता है तब तक चलता है। मेजोरिटी सीएचएस मेंबर्स जो सोसाइटी मेंबर, उनको इंटरेस्ट नहीं कॉन्टेस्ट करने का इलेक्शन में। आप ये सोचिए कि जब भी इलेक्शन को तो छोड़ो, जब म्यूजिकल चेयर रखने की बात आती है तो लोग नहीं आते, खेलने के लिए भी नहीं आते। खाना रखा है, लंच रखा है, डिनर रखा है, कॉकटेल पार्टी रखा है तो आएंगे। कई लोगों को तो ऐसा है कि भाई ठीक है खाना रखा है, मेरा पैक कर दो, मैं घर जाके खाऊंगा। आपस में लोगों के साथ में मिलके बातचीत करने की अ, मानसिक ताकत नहीं रहती है। कारण हो सकता है शर्म, कारण हो सकता है डर, फियर,
या पॉपुलैरिटी नहीं है, या वैसे पार्टी वाले कपड़े नहीं पहने हैं, या कोई मुझे कुछ बोल देगा, या आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ रहेगा, और जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ है वो भी आ गया उस मीटिंग में और कुछ सुनने वाला है, या तो बोलेंगे अरे नीचे तो खाना पीना रखा हुआ है लेकिन उस कोने में वो ड्रिंक्स की पार्टी रखा हुआ है, तो हमारी माँ बहनें नहीं जाएंगे वहां पे, तो चलो चलो यहाँ से निकलो। कई मैनेजिंग कमेटी मेंबर, जैसे मैंने बताया, टाइम पास के लिए ज्वाइन करते, 2-3 महीने के बाद में तंग आ जाते, परेशान हो जाते और मैनेजिंग कमेटी सोडून टाकतात, रिजाइन कर दिया सोसाइटी मेंबरशिप से। कई लोग बोलते हैं कि मैंने मैनेजिंग कमेटी के लिए तो टाइम पास में ज्वाइन किया था, लेकिन आप हर महीने मुझे बुलाते हैं मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के लिए, मुझे शादी में जाना है, मुझे पार्टी में जाना है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग अकड़ से नहीं जाते हैं अपना रुबाब दिखाने के लिए कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। ये सारे तजुर्बे की बातें हैं, और ये तजुर्बा आप सभी ने किया है और हजारों लोग ने किया हुआ है। आज फैक्चुअली हम लोग ये उस पर चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे थोड़ी देर के बाद में। आपने मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं किया, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। कुछ मैनेजिंग कमेटी के लोग अरेस्टेड हो गए, 3 मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में अपने आप नहीं आ पा रहे, तो वो अलग से डिस्क्वालीफाई हो गए। जब ऐसी सारी चीजें होती है तो वो सीट उसकी इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी की सीट में वैकेंसी पैदा हो जाती है, जिसको कानून के भाषा में बोलते हैं तो कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। मतलब वैकेंसी थी नहीं, सीट वेकेंट था नहीं, लेकिन जो भरा हुआ था वो कुछ कारण से खाली हो गया, तो उसको कैजुअल का शब्द दे दिया हुआ है एक्ट में। वही मैंने आपको अभी जो एक्ट बताया। ये कैजुअल वैकेंसीज अदर दूसरे दूसरे जो जनरल बॉडी के मेंबर्स हैं उनके माध्यम से आप भर सकते हो। उनको बोलो नोटिस बोर्ड में लगा दो, या तो कई मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं कि भाई आप मेरे फेवरेट दोस्त हो, आप मेरे ये हो, आप मेरे कॉकटेल पार्टी पार्टनर हो, आप मेरे मुझे फेवर करते हो, या आपने मुझे फेवर किया था, ऐसा था वैसा था, चलो आप एक मैनेजिंग कमेटी में ज्वाइन कर लो। गलत है वो। आप नोटिस लगाइए, इनवाइट करिए, देयर इज ए वैकेंसी फॉर co-option in the society, or there might be a probable vacancy in future. So the managing committee is interested and inviting application for you to be a part of the managing committee on co-option basis. एप्लीकेशन 10-15-20 एप्लीकेशन लाके रखो, जिनको इंटरेस्ट होगा, जिन्होंने अभी तक वो टाइम पास का एक्सपीरियंस नहीं किया होगा या करना चाहते होंगे, वो बोलेंगे चलो इलेक्शन तो नहीं लड़ा, मेरे को कोई वोट तो देने वाला नहीं था, अभी ये तो फुकट में अपन घुस सकते हैं मैनेजिंग कमेटी में। तो इस तरीके से आप कोऑप्शन के माध्यम से बगैर इलेक्शन लड़े आप चले जा सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपका 8 का इलेक्टेड स्ट्रेंथ है, ये 100% गारंटी है कि पहले ही साल में 2 लोग छोड़ देंगे, 2 से 3 लोग। इट इज लाइक एन इन्फेक्शन, वायरल है। एक ने छोड़ा, दूसरा भी छोड़ता है, फिर तीसरा भी छोड़ता है, फिर चौथा भी छोड़ता है। तूने मेरे को ऐसा बोल दिया, तूने फेवर नहीं किया, तू मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा है, तूने उसको मेंबर कैसे बना दिया, है ना? कई कारण होते हैं। तो ऐसे टाइम पे मैनेजिंग कमेटी को स्ट्रेटेजिकली 10-15 एप्लीकेशंस बुला के रखनी चाहिए कोऑप्शन के लिए, पहले से पड़ा हुआ है। जब कोऑप्शन की अर्जी आई, उस वाले मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में एंट्री कर लो रेजोल्यूशन पे, इन अदर बिजनेस ऑफ द सोसाइटी विद परमिशन ऑफ द चेयर। तो सेक्रेटरी उस समय घोषित कर देता है कि भाई अनिल शर्मा का कोऑप्शन का एप्लीकेशन आया है। सब लोग बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, अच्छा आया है, कोऑप्शन का एक फाइल बनाओ, उसके अंदर रख दो। उस मैनेजिंग कमेटी में रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये अर्जी आई है। अगले महीने फिर और किसी की आ गई। ऐसे करते करते 10-12 महीने में आपके पास 10-15 एप्लीकेशन आके जमा है। तो आपको अभी कोई ये नहीं बोल पाएगा कि आपने आपके फेवरेट पर्सन को कॉप्ट किया। आपको यही बोलना है कि पहले से अर्जी आके पड़ी हुई है, मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन है,
कि किसको कॉप्ट करना है। चूँकि अर्जी आके पहले से पड़ी थी, हमें ये नहीं पता था कि वैकेंसी होने वाली है या नहीं होने वाली। तो वो एलिगेशंस जो कोऑपरेटिव कोर्ट पहुँचता है, इस सब मुद्दे को लेके, वो नहीं होता है फिर उस समय। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि कोऑप्शन प्रोसीडिंग्स करने का सोल अधिकार, सोल अथॉरिटी इज़ ओनली एंड ओनली विद द मैनेजिंग कमिटी। जनरल बॉडी का मेंबर का, साधारण मेंबर का उसमें कोई रोल नहीं है। मेंबर कोई जनरल बॉडी का ये नहीं बोल सकता है कि नहीं उसको एजीएम में कॉप्ट करो, उसको एसजीएम में कॉप्ट करो। ये कोऑप्शन का जो रोल है, ये मैनेजिंग कमिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग फंक्शन में आता है। तो मैनेजिंग कमिटी ने अगर ये बोल दिया कि भाई ये अर्जी आई थी अनिल भाई कि हमने इसको कॉप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई। इस तरह आपको आपका मैनेजिंग कमिटी का स्ट्रेंथ आप नॉन स्टॉप बना सकते हो। अचानक 4 लोगों ने छोड़ा, तो उनका रिज़िग्नेशन एक्सेप्ट करने के पहले आप ये ध्यान रहे कि जभी भी किसी का रिज़िग्नेशन आता है, उस मैनेजिंग कमिटी मेंबर का रिज़िग्नेशन उस वाले पर्टिकुलर एमसी मीटिंग में नहीं नहीं एक्सेप्ट करना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उसका रिज़िग्नेशन, कानूनी तौर से वो आपका एमसी मेंबर बना रहेगा। तो रेज़ोल्यूशन में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है एमसी मीटिंग में कि सुनील भाई का रिज़िग्नेशन का अर्जी आया हुआ है। आप ये लिखो कि भाई हिज एप्लीकेशन इज केप्ट फॉर केप्ट इन एबेयंस, सस्पेंशन में रखा है, सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा है। इसको अगली मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ऐसे 1-2 मीटिंग में आप टरका दो, आगे बढ़ा दो वो मैटर को, और तब तक आप ये ऑप्शन फिल करो। कई लोग जानबूझ के मैनेजिंग कमेटी को गिराने के लिए ग्रुप बना लेते हैं। अभी 8 की आपकी इलेक्टेड स्ट्रेंथ है, 4 लोग ने सोचा कि अरे अगर 4 लोग रिजाइन कर देंगे तो जो मिनिमम कोरम है 5 का वो नीचे चला जाएगा, मैनेजिंग कमेटी कोलैप्स हो जाएगी। स्वाभाविक है। और 10 में से 4 सोसाइटी ये पैंतरा, ये स्ट्रेटेजी, ये कॉन्स्पिरेसी अपनाती है और करती है ये चीज। इसको हटाने के लिए मैंने जैसे बताया, पहले से ऑप्शन एप्लीकेशंस बुला के रखो रिकॉर्ड में, फिर उसके बाद में रिजर्वेशन आता है, डोंट एक्सेप्ट इट, ही विल स्टिल बी ए मैनेजिंग कमिटी मेंबर। उसको बोलो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग अटेंड करे, आपसे बात करना है, आपसे रिकॉर्ड वापस लेना है, शायद आपके पास कुछ कागज पत्र रह गया, कुछ भी बहाना करो, लेकिन करो। उस मैनेजिंग कमेटी में ऑप्शन लेके फटाफट 1 को, 2 को, 3 को, 4 को कॉप्ट कर लो आप। जितना भी वैकेंसीज आया हुआ है, रेजोल्यूशन आया हुआ है, उसको आप कॉप्ट कर लो, और बाद में ऑप्शन का प्रोसीडिंग पूरा होते ही एक एक करके कॉप्ट करो। एक मीटिंग में कॉप्ट कर लो। आपकी जानकारी के लिए बायलॉज के हिसाब से एक मैनेजिंग कमेटी मीटिंग 1 महीने में करनी है, लेकिन आप हर हफ्ते भी एक मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है उसके अंदर। डिपेंडिंग ऑन पेंडिंग बिजनेस ऑफ द सोसाइटी, ये पेंडिंग बिजनेस है, दिस इज इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आप ट्रस्टी हो मैनेजिंग कमेटी के, सोसाइटी के, आपको ये करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि आपको, आप प्रूडेंट हो, ईमानदार हो, आपको सोसाइटी को बचाना है, आपको सोसाइटी को रन करना है। हर महीने, हर हफ्ते एक एक को कॉप्ट करो। जो बदमाश एमसी है, जो एक्स्ट्रा शान पट्टी कर रहा है, हटा दो। और हमेशा ये ध्यान रहे कि आपका 8 इलेक्टेड स्ट्रेंथ है, पूरा बना के रखो, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी एक ऑर्डिनरी चीज है, एंड इट्स गोइंग टू हैपन ऑल द टाइम। कोऑप्शन करने के लिए आपको कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के ऑफिस से परमिशन लेना, या ऑफिसर को बुलाना फॉर ई टाइप सोसाइटी, 250 मेंबर के नीचे वाली। तो अधिकारी का परमिशन लेना या अथॉराइज्ड ऑफिसर को बुलाना की जरूरत नहीं है।
इट कैन बी डन इन हाउस। मैनेजिंग कमिटी के मीटिंग में ही आप ये कोऑप्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कोऑप्शन जो है वो मैनेजिंग कमेटी के अधिकार क्षेत्र में, जनरल बॉडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि आप मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स मीन्स हु आर इलेक्टेड, हु आर नॉमिनेटेड, हु आर अपॉइंटेड, ये 3 शब्द लिखा हुआ है। तो जो कोऑप्शन होता है वो अपॉइंटमेंट में आता है, क्योंकि कोऑप्शन वाले कैंडिडेट को प्रपोजर नहीं लगता और सेकेंडर नहीं लगता। प्रपोजर और सेकेंडर नॉमिनेटेड कैंडिडेट को लगता है, कोऑप्शन में ये जरूरत नहीं होती है। सिंपल लेटर है, मैं अनिल शर्मा, मुझे मैनेजिंग कमेटी में काम करने की इच्छा है, चाहत है, वगैरह वगैरह। मेरा एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे रखा जाए, जब भी वैकेंसी हो मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करा जाए। 1+1 कॉपी लो, सेकंड कॉपी पे ठप्पा लो और अपने पास में रखो। सोसाइटी में 10 अर्जी आई हुई है और उन 10 अर्जी को ना कंसीडर करते हुए, ना गौर करते हुए, आप अगर 11वें अनजान नॉन एप्लीकेंट को आप अगर कोऑप्ट करते हो तो वो चैलेंजेबल हो जाता है। मैनेजिंग कमेटी का रेजोल्यूशन, क्योंकि आप रेजोल्यूशन करोगे, रिजॉल्व that Mr. Anil Sharma is hereby coopted into the managing committee, co-terminus with the existing elected managing committee, वगैरह वगैरह वगैरह। ये रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन अधिकारी के पास चैलेंज होने का संभावना नहीं है। ये रेजोल्यूशन को चैलेंज करना है तो वो सेक्शन 91 एमसीएस एक्ट में कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, या तो क्रिमिनल कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट में चैलेंज करना एक टेक्निकलिटी है, बट इट कैन बी डन वेरी इजीली। इलेक्शन के समय कैंडिडेट को कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है। इतने 10% वोट नहीं पड़े टोटल स्ट्रेंथ के तो उसका डिपॉजिट फॉरफिट हो जाता है, वगैरह वगैरह। कोऑप्शन मेंबर के लिए जरूरी नहीं है, ना उसको डिपॉजिट देना है, ना कोई फीस देना है, ना उसको इलेक्शन लड़ना है, ना कुछ। इट्स ए वेरी सिंपल थिंग। इट्स ए फनी थिंग ऑल्सो, बट इट इज ए वेरी सिंपल थिंग। आई रिपीट अगेन, वैकेंसी वाली सीट को आप कितनी बार भी भर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके इलेक्शन हुआ जनवरी 2023 में, अनिल भाई ने इलेक्शन लड़ा, अनिल भाई जीत के आ गया, टाइम पास के लिए आया। 6 महीने के बाद में वो बोलता है नहीं, मेरे को नहीं काम करना है, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, वगैरह वगैरह, पार्टी नहीं करते हो, एंड सो। 6 महीने के बाद छोड़ दिया उसने। मैनेजिंग कमेटी ने किसी को कॉप्ट कर लिया। 8 एक महीने के बाद में, मतलब अक्टूबर 2023 में, एक और ने छोड़ दिया। अनिल भाई फिर से एक अर्जी देता है ऑप्शन के लिए। प्रश्न ही उठता है कि भाई मैं तो इलेक्टेड कमेटी था, लेकिन मैंने रिजाइन कर दिया, पर क्या मैं ऑप्शन पे फिर से आ सकता हूँ? यस, आ सकते हो, इसमें कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कमिटी, ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मेंबर बन जाता है। एंड एनी जनरल बॉडी मेंबर इज लीगली अलाउड टू बी कॉप्टेड। आपका ऑप्शन का छोटा मोटा एक दो और पैरामीटर है, क्योंकि कई फ्लैट्स में ज्वाइंट मेंबर्स होते हैं। समझो 4 फ्लैट ओनर है, तो प्राइमरी मेंबर हो गया, ज्वाइंट फर्स्ट, ज्वाइंट टू, ज्वाइंट 3 हो गया, तो ये 4 जन हो गए। ज्वाइंट टू बोलता है कि ये मेरा अर्जी लो ऑप्शन के लिए, उसका अर्जी इंटरटेन नहीं कर सकते जब तक उसका प्राइमरी मेंबर डिक्लेरेशन नोट नहीं दे देता कि ठीक है, इसका एप्लीकेशन कंसिडर करो, मैं सोसाइटी के अफेयर्स में मेरा राइट इसके फेवर में सरेंडर करता हूँ, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मेरे बिहाफ में जो करना है वो ये मेरा ज्वाइंट मेंबर करेगा, सुनील भाई करेगा। तो अनिल भाई का जो राइट थे अब वो खत्म हो गया, अब सुनील भाई आ गए, तो मैनेजिंग कमेटी में आ गए वो ऑप्शन होके। अब मैनेजिंग कमेटी में आने के बाद में अनिल भाई बोलता है नहीं तो मैं तो जनरल मेंबर हूँ, मैं तो मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। एक फ्लैट में से खाली एक ही आदमी आ सकता है मीटिंग में, वो उसका सुनील भाई आके ज्वाइंट मेंबर बैठा हुआ है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात होती है।
कोऑप्शन का जो प्रोसीडिंग है वो जनरल बॉडी मीटिंग यानी एजीएम में और एसजीएम में नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में हो सकती है। कोऑप्शन करने के लिए कुछ शर्तें हैं कि उस फ्लैट में जो जहां से वो आ रहा है उस फ्लैट का कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं होना चाहिए। जिस मेंबर ने अप्लाई किया उसका नाम आई रजिस्टर होना में जरूरी है। तो वो एनी वन, प्राइमरी, ज्वाइंट वन, ज्वाइंट टू, ज्वाइंट थ्री, या प्राइमरी का एसोसिएट मेंबर, या फर्स्ट ज्वाइंट का प्रोविजनल मेंबर विथ कंसेंट। एवरीबडी हैज टू टेक कंसेंट फ्रॉम द प्राइमरी मेंबर। प्राइमरी मेंबर का जब तक कंसेंट नहीं आता है तो बाकी ज्वाइंट मेंबर, बाकी एसोसिएट मेंबर, बाकी प्रोविजनल मेंबर का कोई राइट उत्पन्न नहीं होता। टिपिकली मेरा सुझाव ऐसा होता है कि अगर आपको प्रूडेंटली काम करना है तो सोसाइटी के नोटिस बोर्ड में एक परमानेंट नोटिस लगा दो कि जिन जिन को मैनेजिंग कमेटी में काम करने का इच्छा है वो एक अर्जी दे दे। फ्यूचर में जब भी एक वैकेंसी अराइज होगी ऑप्शन के लिए तो आपकी अर्जी कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन हो गया, मैनेजिंग कमेटी में रिकॉर्ड आ गया, रेजोल्यूशन बन गया कि अनिल भाई इज कोऑप्टेड इनटू द मैनेजिंग कमेटी। उसको एक 4 लाइन का लेटर दे दो अपॉइंटमेंट कि भाई यू हैव बीन अपॉइंटेड। वो एक्ट में प्रोविजन है अपॉइंटमेंट का, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर and your term will be co-terminus with so and so till you resign or till you die और वगैरह वगैरह वगैरह। डिफॉल्टर को कोऑप्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपको देखना है। मैनेजिंग कमेटी का मेंबर, कोई भी मेंबर भले कोऑप्टेड हो या अपॉइंटेड हो या इलेक्टेड हो, सबका राइट है मेजोरिटी वोट से चेयरमैन बनने का, सिंपल स्ट्रेंथ, सिंपल वोटिंग पावर से। कि कोऑप्टेड मेंबर को चेयरमैन बना सकते हैं क्या? यस। सेक्रेटरी? यस। ट्रेजरर? यस। कैन यू साइन एनी एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स? यस, प्रोवाइडेड देयर इज ए प्रॉपर एमसी रेजोल्यूशन फॉर द सेम। कैन द कोऑप्टेड मेंबर साइन deemed conveyance document? Can the co-opted member sign redevelopment agreements? Can the co-opted member sign any other contracts or any other documents, balance sheet, etc.? Yes, provided appropriate authority is given to him via a proper MC resolution. जैसे मैंने बताया कि अगर रिजाइन कर चुका है एक एमसी मेंबर पहले, 6 महीने के बाद फिर से डालता है कि मेरे को कॉप्ट कर लो, आप उसका भी कॉप्ट कर सकते हैं। आपके पास जो जो अर्जी आती है सीरियल नंबर लगा दीजिए, जैसे पार्किंग अलॉटमेंट में आप कैसे सीरियल नंबर लगाते हो वैसे लगा लीजिए, और उस हिसाब से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर करने के पहले देख लीजिएगा कि वो डीबार तो नहीं है, वो डिसमिस तो नहीं है, वो डिफॉल्टर तो नहीं है, उसका नाम आई रजिस्टर में है कि नहीं है। अगर वो ज्वाइंट मेंबर है तो उसका प्राइमरी मेंबर का डिटेल्स, कंसेंट वगैरह वगैरह एक्सेप्ट है या नहीं है। And there are so many other things. So I think we will take a 2-minute break for our sponsors, and then afterwards उसके बाद में हम लोग आपके अपने दोस्तों के क्वेश्चन आंसर सेशन पे
Welcome back, friends. We can take up your questions. आपको जो भी पूछना है सिर्फ आज के विषय के ऊपर ही पूछिएगा. आज का विषय है ऑप्शंस. मैनेजिंग कमिटी डिसॉल्व ना हो, उसका कोरम लॉस ना हो, तो क्या क्या तौर तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं. या करनी चाहिए. फ्रेंड्स, जिस किसी को भी प्रश्न पूछिए है, आपके स्क्रीन पे एक हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिए. We will take up your question in sequence. Only one very short question per person will be taken. While asking questions, please switch on your video. If you are not switching on your video, we are not taking your questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Webinar is about knowledge and experience sharing and is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. Thank you, friends, for your patience. Now we will take up your questions. First question is by Mr. Paresh Shah. Thank you, sir, and good evening, sir. We have a society of 68, and out of that, 8 members were elected. Out of that, जैसे आपने बताया, 2 लोग टाइम पास के लिए आए थे, तो चेयरमैन और एक ऑर्डिनरी मेंबर रिजाइन हो गया. सो द चेयरमैन हैज बीन, जो बाकी के 6 है उसमें से एक को कॉप्ट किया है चेयरमैन. इज इट पॉसिबल, सर? चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया. जी सर. जब तक मैनेजिंग कमेटी का कोरम जिंदा है, जी सर, फुलफिल होता है, जी सर, कोरम बना हुआ है, जी सर, आप ऑप्शन करते जा सकते हैं. ओके. अगर मैनेजिंग कमेटी का कोरम नहीं है, जी सर, तो आप मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं कर सकते हो. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कोरम, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग कमेटी. यस द सर, मैनेजिंग कमेटी बिकम्स डिफंक्ट. यस सर. और आपको अधिकारी को चार्ज हैंडओवर कर देना है, फिर वो अपना आगे देखेगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है. अभी जो आज हमने चर्चा किया वो ये विषय था जी कि मैनेजिंग कमेटी डिफंक्ट कैसे ना हो और पहले से अर्जी लेके कैसे रखना है, और सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में ना जाए तो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, जी सर. चीजों के बारे में था. जी सर. एनीवे, थैंक यू मिस्टर शाह फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक्स सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर फ्रांसिस मेनेजिस. Next question is by Mr. Ganpat Rathore. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दे दिया पर्सनल रीजन की वजह से, पर कमेटी मेंबर से मतलब रेजिग्नेशन नहीं दिया उन्होंने. तो जो रिमेनिंग कमेटी मेंबर्स हैं उसमें से हम चेयरमैन का ये कर सकते हैं, तो ऑप्शन कर सकते हैं. ऑफिस बेयरर का पोस्ट ही वैकेंट हुआ है, तो चेयरमैन इलेक्ट करना. ओके. वो हो सकता सो आपका प्रश्न ऐसा है कि चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया हुआ है, बाकी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं. आपका प्रश्न ये है कि कोरम रहते रहते इलेक्टेड स्ट्रेंथ के जितने भी मेंबर्स आज के दिन में है, क्या उसमें से किसी को आप चेयरमैन बना सकते हो, सेक्रेटरी बना सकते हो या वगैरह वगैरह आप बना सकते हो. जब तक आपका मैनेजिंग कमेटी का कोरम है आप अदली बदली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर 250 मेंबर की ऊपर की सोसाइटी है आपको, तो ऑफिस बेरर को इलेक्ट या अपॉइंट करने के लिए आपको रजिस्ट्रार साहब को यानी अधिकारी को पत्र देना होगा, चिट्ठी देना होगा, रिक्वेजिशन लेटर देना होगा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हुई है, आप अपना एथोराइज्ड ऑफिसर डिप्यूट करो. वो अपने सही सिक्के पे नोटिस इश्यू करता है,
वो आता है, उस कमिटी मेंबर के ग्रुप में से देखता है कि कोरम है, बोलता है ठीक है, किसको बनना है चेयरमैन? तो कोई बोलता है कि भाई ये अनिल भाई को बना दो। तो बोला अनिल भाई को कौन नॉमिनेट करता है, कौन प्रपोज करता है, कौन सेकंड करता है? तो सुरेश भाई बोलता है कि भाई मैं प्रपोज करता हूँ, और रमेश भाई बोलता है मैं सेकंड करता हूँ, और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अनिल भाई को वो चेयरमैन बना दिया। और पुराना अनिल भाई है वो या तो कमिटी मेंबर बना रह गया खाली, चेयरमैन का पोस्ट छोड़ दिया, या तो टोटली बाहर हो गया। ई टाइप सोसाइटी में मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस से बुलाने की जरूरत नहीं है, 250 के नीचे अगर है तो कमेटी को ही पावर है। Yes. Thank you, Mr. Rathod, for joining in. थैंक यू Next वेरी question मच। is by Sashi Vandana Shetty. Sashi Vandana Shetty. सर नमस्ते, सुनाई दे रहा है ना? Yes, madam. हाँ जी, मेरा सवाल ये था, हमारी ई क्लास की कैटेगरी की सोसाइटी है और मीटिंग सिर्फ ईयरली वंस एजीएम होता है। तो जब अगले साल का एजीएम होता है तभी मीटिंग होती है, तभी हमको पता चलता है कि किसी कमिटी मेंबर ने रिजाइन किया, तो नए कमिटी में कोई और आए हैं। तो ये जो को ऑप्शन का जो ये हमको कभी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? क्योंकि हमको पता भी नहीं होता कि कमिटी को मेंबर को रिजाइन किया है। ये 1 साल के बाद पता चलता है जब नए कमिटी मेंबर को हम देखते हैं। करेक्ट, मैंने अपने लेक्चर में ये कह दिया हुआ है कि कोऑप्शन करने का जो सोल अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है, और जनरल बॉडी को इन्फॉर्म करना या उनका कंसेंट लेना वगैरह की कानूनी जरूरत नहीं है। एजीएम के टाइम पे एक सेक्शन 75 के अंतर्गत मैनेजिंग कमेटी को चेयरमैन्स रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है अलॉन्ग विद बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट वगैरह। उसके अंदर हर साल मैनेजिंग कमेटी को ये लिखना है कि आज के दिन पे हमारा इलेक्टेड स्ट्रेंथ कितना है और हमारा कौन कौन मेंबर है। बस एक यही माध्यम है जो जनरल बॉडी को ये पता चलता है कि आज के दिन पे मेरे 8 इलेक्टेड स्ट्रेंथ में से कौन कौन अदली बदली हुए हैं। हाउएवर, अगर आपको ऐसा लगता है कि बदली हुआ है तो आप वो जो एक स्पेशल सेक्शन है 154B8 उसके अंदर एक अर्जी डाल दो और पूछ लो कि आज के दिन में मैनेजिंग कमेटी कौन कौन है, उसका नाम, एड्रेस और डेजिग्नेशन मुझे दे दो। ये आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो बोलता है कि ये है तो आप ये भी पूछ सकते हो कि ठीक है, उसकी अर्जी की कॉपी दे दो और जिस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में वो पास किया हुआ है, रिजॉल्व किया हुआ है, उसकी कॉपी दे दो। ये आप सब पूछ सकते हो। सर थैंक यू आप ये मैम। सेक्शन 154B बोला आपने? डॉक्यूमेंट मांगने वाला सेक्शन देखिए 154B8, उसके Yes, अंतर्गत आप ये सब डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हो। यस सर, गॉट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay. Next question is by Mr. Naveen Jain. Mr. Naveen Jain. Mr. Naveen Jain. Okay. Our next question is by Jeeper Life. Mr. Jeeper Life. Yes, sir. Sorry. My name is Vikas. Actually, मेरा question है on elected members of for the election. So suppose there are 8 members. Returning officer ने बोला है कि 8 elected members के लिए election लड़ा जाएगा, but आखिरकार only 7 members came out during the final election day. Now, what has happened is the returning officer has given in writing that out of the 8 positions, 7 is fulfilled and 1 can be co-opted. So मेरा क्वेश्चन ये है, जब रिटर्निंग ऑफिसर ये लिख के देता है डॉक्यूमेंटेड कि 1 पोजीशन कैन बी co-opted, can the 7 elected members out of the 8 positions can co-opt 1? There is no such thing as 8th position. Returning officer has to give you a certificate stating कि 20 अक्टूबर 2023 को ये सर्टिफिकेट दे रहा हूं, इसमें आपके मैनेजिंग कमेटी का क्या क्या नाम है उसके फ्लैट नंबर के साथ में।
जो उस सर्टिफिकेट में अगर 7 नाम लिखा है तो वो आपके इलेक्टेड स्ट्रेंथ है, और अगर 8 नाम लिखा है तो आपके 8 के इलेक्टेड स्ट्रेंथ है। वो ये नहीं लिख सकता है कि इलेक्टेड स्ट्रेंथ 7 है और एक को आप कोऑप्ट कर लेना, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोऑप्शन का अधिकार क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी का है, ठीक है? और डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में भी अधिकार नहीं है इस बोलने के लिए कि आप ये करो, आप वो करो, वगैरह वगैरह। ओके सर। सर एक सेकेंडरी क्वेश्चन था इसी पे कि अगर एक एसोसिएट मेंबर becomes a part of the managing committee, then the primary member of the society who has appointed the associate member, can the primary member be part of any subcommittee of the society formed? 101 के लिए अनिल भाई ओनर है, उसने अपने भाई सुनील भाई को एसोसिएट मेंबर बना दिया, अपना अधिकार क्षेत्र उसने सुनील भाई को दे दिया, ठीक है? अब अधिकार क्षेत्र उसको दे दिया, एक फ्लैट में से एक ही अधिकार क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वो बोलेगा कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र पास ऑन हो गया। Sir, correct. Adhikar Kshetra pass on हुआ for the flat, but when the subcommittee is formed, it is for the society. छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए या कोई लीगल लिटिगेशन के लिए, तो उसमें भी अलाउड नहीं है। अगर किसी ने अपोज नहीं किया तो क्या वो बन सकते हैं द प्राइमरी एप्लीकेंट ओनर एज अ No, sir. सबकमिटी? Once the authority has been passed away from him to his associate member, ओके then he has to declare in that form itself. वो फॉर्म में अगर आप रीड करेंगे ओके तो उसमें लिखा भी है ये ठीक है सारी सर। चीजें। तो उसका कोई अधिकार जब क्षेत्र नहीं बनता है तो जबरदस्ती नहीं बोल सकता है कि मेरे को तो ये भी खाना है और साथ साथ में वो भी खाना है, वो पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है सर, Anyway, मेक सेंस। thank you, sir. Next question is by Geeta Rani, madam. Okay, next question is by Mr. Dilip. Mr. Dilip. Sir, excuse me, sir. बोले रानी साहब, बोले। हाँ सर, हमारा 66 मेंबर्स की सोसाइटी है। तो नई कमेटी बनी थी फरवरी में, उसमें 9 मेंबर्स थे, लेकिन अभी इन दिस मंथ ओनली 4 मेंबर्स आर लेफ्ट, बाकी सब ने रिजाइन कर दिया। तो उसमें सिर्फ मैं एक ऑफिस बेरर हूँ, चेयरमैन। रेस्ट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज रिजाइन। So can we opt members from general body? आपका तो कोरम गिर गया ना मैडम, 9 का मैनेजिंग, 9 का आपका इलेक्टेड स्ट्रेंथ है, तो 9 के इलेक्टेड स्ट्रेंथ में कोरम कितने का होता है, कुछ आइडिया है मैडम आपको? For 66, I think 4 are sufficient. जैसे मैंने लेक्चर के दौरान बताया कि आपका इलेक्टेड जो स्ट्रेंथ है हाँ, उसका 51% राउंडेड ऑफ आपका कोरम बनता है। ओके। तो आपका इलेक्टेड स्ट्रेंथ कितना है मैडम? 9 था। 9 है, तो 9 का आधा राउंडेड ऑफ कितना होएगा मैडम? या 4.5। 4.5 यानी 4 तो चलेगा ना सर? नेक्स्ट राउंडेड ऑफ, माइनस राउंडेड ऑफ नहीं। Okay. Okay, got it. So we have to go for re-election. Yes, madam. Okay, thank you. Next question is by Mr. Dilip Raghani. Good evening, sir. Raghani. Okay, go ahead, sir. Good evening. Ours is a very small society of around 12 members, and one of the committee member, the treasurer, resigned. Now, can we appoint a member who has got the power of attorney of the actual member? Can we appoint him as a treasurer? If you had originally amended your bylaws to include the power of attorney, पावर ऑफ अटॉर्नी का जो क्लॉज है वो एमसीएस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। Okay. वो बायलॉज में भी, रूल्स में भी नहीं लिखा है, एमसीएस रूल्स में भी नहीं लिखा हुआ है।
तो खाली बायलॉज में लिखा हुआ है कि पावर ऑफ अटॉर्नी अलाउड नहीं है, लेकिन बायलॉज एमेंडेबल है, मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। तो अगर And आपने one वो चेंज कर लिया होता तो वो चेंज के बेसिस पे आप पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को आप बना सकते थे, लेकिन आपने ऑब्वियसली चेंज नहीं किया हुआ है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई अधिकार नहीं बनता आज के दिन पे। so can we change the bylaws now to अगर आपका मैनेजिंग कमेटी में कोरम है, आप yes जनरल बॉडी मीटिंग कॉल कर सकते हो। बायलॉज चेंज okay करना का जो कानून है वो सेक्शन 13 एमसीएस एक्ट रेड okay विथ रूल 12 ऑफ द एमसीएस रूल्स, प्रोसीजर okay लिखा हुआ है, आप फॉलो कर सकते हो, तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। but for this do you have to call the register officer or something for the meeting for changing? There is a procedure, please go through section 13 and rule 12. Okay. It is written in most simple language in that, sir. Thank you so much. Thank you. Next question is by Mr. Bhavsar. Mr. Bhavsar. Okay, next question is by Angha Patkar. Angha Patkar. हेलो। Yes, madam. हाँ सर, हमारी सोसाइटी मई 2023 को फॉर्म हुई, तो अभी जो कमेटी बैठी है तो वो इट इज फॉर ओनली 1 ईयर। तो अभी जो 10 वी वर अपॉइंटेड एंड आउट ऑफ दैट 2 हैव रिजाइंड, तो 1 ईयर के इसमें भी को ऑप्शन होएगा क्या, हो सकता है क्या? Yes, madam. There is no legal रोक टोक नहीं है हाँ कि प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी, पीएमसी मैनेजिंग कमेटी 1 साल का जिसका टेन्योर होता है वो कॉप्ट नहीं कर सकती, ऐसा तो कानून में कहीं लिखा नहीं है। ओके। और प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी एक स्पेशल कमेटी है जो बिगर इलेक्शन होके आती है। करेक्ट। तो co-option का procedure will be the same. Only managing committee can decide any person to any member to be co-opted. Yeah, you need to get the members' application Acha, beforehand same procedure. and do the procedure accordingly. Okay. Thank you Thank so you, much, ma'am. sir. Thank you so Next much. question is by Premji Charla. Mr. Premji Charla. Hello, sir. Hello. Yes, please go ahead. Mr. Charla, बोलिए आप। आवाज आ रही है? Yes, please. मेरे सेक्रेटरी, मेरे सोसाइटी का सेक्रेटरी। मिस्टर चार्ला, आप थोड़ी देर के बाद में आ जाइए, आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। I will continue with the other members. Next question is by Mr. Kisan Bhosle. Mr. Kishan Bhosle. हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए भोसले साहब, बोलिए। सर, मुझे पूछना था, यदि अपना कमिटी का स्ट्रेंथ 13 होता है तो उसमें एक्स्ट्रा और 2 मेंबर को लिया जा सकता है को-ऑप करके? आपका इलेक्टेड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो कि प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो? नहीं, इलेक्टेड स्ट्रेंथ जो होता है वो 13 है, तो उसमें 2 कॉप किए हैं, मतलब 13 प्लस 2 किया है, मतलब 15 हुआ है। तो उनका कमिटी जी, का को मीटिंग ऑप्शन में। खाली वैकेंसी वाली सीट के ऊपर हो सकता है। अच्छा, तो आपका वैकेंसी हुआ नहीं है तो आप कॉप्ट कैसे करेंगे? तो ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है? नो सर। ओके, थैंक यू। Okay, our next question is by Mithesh Pazare. गुड इवनिंग सर। हाँ मितेश जी, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। हाँ ऑन है, दिख रहा है क्या? या अभी दिख रहा है, बोलिए।
सर 8 मेंबर्स का इलेक्ट करके आए, उनमें से जो चेयरमैन और ट्रेजरर है उनका बाकी 6 मेंबर्स कमिटी मेंबर्स के साथ झगड़ा चल रहा है। तो जो 6 कमिटी मेंबर्स है वो चेयरमैन और ट्रेजरर को फॉर XYZ रीजंस डिसमिस करके और दूसरे किसी को कोऑप्ट कर सकते हैं क्या? जब तक आपका कोरम बना हुआ है आप जो मर्जी आए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर दिया। चेयरमैन को इलेक्टेड डिसमिस मेंबर्स करने के पहले आप उसका रेजिग्नेशन ले लो या जो भी कुछ है और उसको होल्ड पे रखो और दूसरे को कोऑप्ट कर लो। अगर वैकेंसी उत्पन्न होती है, पहले को कोई वैकेंसी पड़ा हुआ है, तो इलेक्टेड स्ट्रेंथ ये के लोग ऊपर आप कोऑप्ट नहीं कर पा सकते हो। नहीं, वो लोग रिजाइन नहीं कर रहे। दे वांट बाय मेजॉरिटी दे वांट टू डिसमिस दीज 2 पीपल। आप तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके आप उनको वहां से हकाल दो। ओके, है ना? तब आपका कोरम होना चाहिए, उतना ध्यान रखो। एक एक करके हकालो। जैसे ब्रिटिशर्स ने अपने साथ कैसे किया, एक एक करके चुन चुन के किया ना, वैसे आप कर सकते हो। है ना? ओके। जब बड़ा सा गैंग के साथ में लड़ना है तो एक साथ तो नहीं लड़ सकते हो ना, तो एक एक को पकड़ के मारना पड़ता है, तब जाके बाकी जाते हैं। एनीवे, थैंक यू मिस्टर मितेश। यस सर। Okay, next question is by Mr. Ramesh Kelkar. Mr. Ramesh Kelkar. सर नमस्कार। नमस्कार साहब, बोलिए। Can you hear me? Yes, please. Election returning officer in my society in the year December 21 and declared the managing committee in January 22. That was the total number was 10 managing committee members were elected out of strength of 13. Out of that, one was lady and one from the other 3 आपकी आवाज including that. क्रैकल हो रही है। आपकी आवाज बीच बीच में क्रैकल हो रही है। आप अपना इंटरनेट एडजस्ट कर लो और फिर थोड़ी देर के बाद में आ जाइए। I will take other questions till then. Okay. There's no problem right from the beginning today. Okay, next question is by Mr. Madhav Gokhale. Mr. Madhav Gokhale. हेलो। Yes, please. हाँ सर, सर आपने बताया कि अक्टूबर 2018 और सर्कुलर डेटेड 28 मार्च 2019 ये कैंसिल हो के ये नए अमेंडमेंट से कैंसिल हो गया, वो फिर एक बार वापस बताएंगे सर प्लीज? अमेंडमेंट 2021 में बना हुआ है। 2021 का जो अमेंडमेंट है फॉर अबाउट 250 मेंबर्स के लिए था। यस सर। तो अपना जो कोऑप्शन का अभी बात चल रहे वो ये सर्कुलर 2021 का अबाउट 2050 है। 2000 बिलो 2050 के लिए कुछ भी सर्कुलर नहीं, इसलिए ये सब चल रहा है। अलाउड है कर को। यस। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय, आपका क्वेश्चन और कोई है गोखले साहब? हाँ, इधर एक, क्योंकि एक सर्कुलर मैंने देखा है, एज पर सेक्शन 154B 19(4) any number of vacancies committee may be filled by co-option. However, such co-option shall be comply with all other terms and conditions of the circular 2018 and 2019. ऐसा लिखा था, इसलिए कंफर्म किया मैंने। वो ठीक है, वो रूल्स बदली हो गए ना, अलग से रूल्स पारित किया हुआ है। अच्छा। तो वो पुराना सर्कुलर कानून के विपरीत नहीं जा सकता है। ठीक है ना? 6 अप्रैल 2021 का इलेक्शन रूल बदली हो गया है, पारित हो गया है, तो अभी उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर हरि प्रसाद। मिस्टर हरि प्रसाद। हेलो। हाँ सर। हाँ हेलो। गो अहेड सर। हाँ सर, हेलो बोलिए। हेलो। आप हेलो बोलिए ना सर, बोलिए। सर, ये क्वेश्चन मेरा ऐसा था कि समझो कि इलेक्शन हो गया और समझो कि 2-2, 3-3 कॉप्ट करते गए, तो इधर के वो जो कॉप्ट किया तो स्ट्रेंथ ऑफ द जो
ये होता है अपना कोरम जो होता है, दैट इज ए कोरम का कुछ प्रॉब्लम आता है क्या उसके अंदर? समझो कि 4 रह गए, 4 के ओरिजिनल मेंबर रह गए और 3 हमने कॉप्ट किए हुए हैं, तो वो कमिटी से फुलफिल हो, कोरम कंप्लीट होता है कि नहीं वो टाइम पे? Co-opted member is also a managing committee member. So they will be counted in the quorum. Yes. They cannot be counted outside the managing committee. आप किस में काउंट करोगे उसको? Old managing committee, managing committee, लेकिन somebody managing had committee complained of that 2023, managing committee of 2022. ये सब तो लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते ना उस चीज को. तो अभी समझो कि उसमें 3 ही रह गए और 3-4 नए लिए, तो जब तक कोरम है तब तक आप कोऑप्शन कर सकते हो. Till अगर that, कोरम गिर गया है तो कोऑप्शन अलाउड नहीं है. लेकिन ये 22 का जो रूल्स है 2022 के अंदर जो एक रूल आया है सर, कि आप कोऑप्ट करने के लिए आपको 2/3 आपका मेजोरिटी होना चाहिए ओरिजिनल मेंबर्स का. दैट इज वो किसके लिए एप्लीकेबल है सर? वो आप टू 2021 का एक सर्कुलर है, उसको आप इलेक्शन रूल्स का सर्कुलर, इलेक्शन जो रूल है उसको आप स्टडी कर लीजिए, उसमें आपको क्लियर कट मिल जाएगा. लेकिन वो 2022 का दैट इज फॉर विच 2022 में क्वेश्चन है 50 प्लस सोसाइटी. हाँ, 250 प्लस सोसाइटी के लिए 2 सर्कुलर है, बट उसमें स्पेसिफाई नहीं किया था वो सर्कुलर के अंदर. आप रीड कर लीजिए सर. अभी हम लोग वेबिनार में टेक्निकलिटीज तो नहीं जा सकते. वी आर नॉट टॉकिंग टेक्निकल और लीगल टर्म्स हियर. आप अपना अपना जो इलेक्शन रूल्स है उस निकाल के स्टडी कर लीजिए इन डेप्थ में. 21 का जो कर लेंगे दैट इज ओके. Yes. Okay. Our next question is by Mr. Santosh Shukla. Hello, sir. Sir, just one question. This COP जो करते हैं, इसको चैलेंज रजिस्टर के सामने होगा या 91 डिस्प्यूट में होगा, और क्या ये एक्सपर्ट डायरेक्टर के अलग से ले सकते हैं? Expert director is not a part of the managing committee. Okay, sir. One. Secondly, जो रेजोल्यूशन मैनेजिंग कमेटी का आप रिकॉर्ड करोगे, जो रेजोल्यूशन आप जनरल बॉडी में रिकॉर्ड करोगे, उसको चैलेंज करना है या उससे आप अनसेटिस्फाइड हो, तो अधिकारी के पास क्षेत्र नहीं है, अधिकार क्षेत्र नहीं उस पर चर्चा करने के लिए. तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट के लिए बचता है. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके. Sir, hello. Next question is by Mirnali. Mirnali. Okay. Next question is by Harpreet Bennett. Harpreet Bennett. ओके. मृणाली, आप अपना प्रश्न पूछिए प्लीज. हाँ सर. आपका वीडियो ऑन करिए, फिर ही प्रश्न पूछिए आप. Sir, can I ask later, like after this? Wait, Sir, madam. Now I have already invited somebody. Please wait. हाँ, not an issue. हाँ, मैडम पूछिए. सर, अगर कोऑप्शन किया है किसी को, तो डीआर के ऑफिस में बताना जरूरी है, रजिस्टर करना जरूरी है वो सब? लेक्चर के दौरान मैं बोल चुका हूँ कि कोऑप्शन एक इंटरनल प्रोसीडिंग है. रजिस्ट्रार को बताने का या उसका परमिशन लेने का या जनरल बॉडी को बताना या उसका जनरल बॉडी का परमिशन लेना की आवश्यकता नहीं है. यह सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी के अधिकार क्षेत्र में. डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार या अधिकारी या जो भी कोई है वो आपको ये नहीं बोल सकता है कि आपको ऑप्शन करो या मत करो. वो अधिकार सिर्फ मैनेजिंग कमेटी का. ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके. कौन से मैडम थे वो, क्या नाम था? हरप्रीत. लेफ्ट कर दिया. हरप्रीत मैडम. हरप्रीत मैडम. आई थिंक शी हैज लेफ्ट.
Okay. Mr. Ramesh Kelkar, is your line clear now? The internet line? Sir, am I audible now? होल्ड ऑन मिस्टर केलकर. हरप्रीत मैडम बोलिए आप अपना. हाँ सर, मेरे मैनेजिंग कमेटी 11 मेंबर हैं आपने वीडियो ऑन कर लीजिए पहले, फिर बात करिए मैम. वीडियो एक मिनट सर, 1 मोमेंट सर प्लीज. हेलो. हाँ हेलो. मैडम बोलिए अभी. हाँ मैडम, सर मेरे 11 मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, उसमें से 2 मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स तो कंटिन्यूस अटेंड नहीं कर रहे हैं मीटिंग, तो मैनेजिंग कमेटी परेशान हो गई है. मतलब उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ मीटिंग में, तो आते ही नहीं है. मतलब पोस्ट तो ले लिया है लेकिन आते नहीं है. तो अभी को ऑप्ट कर सकते हैं ना, उनके बदले उनको नोटिस देके दुसरे को मेंबर्स को मॅनेजिंग. जसं मैंने बताया की मोरे साहेब, तुम्हाला काय वाटतं मॅनेजिंग कमिटीमध्ये लोक कशाला येतात? मी म्हटलं टाइमपास करायला येतात. मी बरोबर बोललो का साहेब? तुमचा सर काय आपने अनुभव जो आहे? बोला है वो सर आपने जो बोला है वो बहुत सही है. आधे जन को पावर दिखाना है, आधे जन को थोड़ा नाम होना चाहिए. सर अगर करप्शन काम भी आता करना है है, तो आधे बाकी भाग लोगों को जाते हैं. करप्शन भी करना है. सर वो हाँ 2 जी, वो मैनेजिंग तो एक कमेटी पार्ट मेंबर एंड हैं ना. पार्सल. हेलो. मैनेट मैडम होल्ड करिए, होल्ड हाँ करिए. हाँ जी. मोरे साहब. तो मुझे लगता है कि वैसे ही लोग आना चाहिए जिनको काम करने की इच्छा है, सोशल वर्क करने की इच्छा है. वरना तो मैनेजिंग कमेटी रन करना बहुत मुश्किल है सोसाइटी की. मुश्किल आप इसके लिए उनको है क्या बोल सर दीजिए. जी कि आप टाइम पास के लिए आते हो, इसके लिए रन करना मुश्किल हो जाता है बाद में, क्योंकि टाइम पास के लिए आए हो लेकिन सर पे जवाबदारी, जिम्मेदारी वगैरह वगैरह आ गई सडनली. फिर ये मालूम पड़ा कि भाई नहीं करेंगे तो पुलिस में कंप्लेंट भी हो सकती है और रजिस्ट्रार से डीबार भी हो सकता है और फाइन भी लग सकता है और पेनल्टी भी हो सकती है और इम्प्रिजन में भी हो सकता है 146 सेक्शन में. डू यू थिंक ये सब कारण है भागने का मैनेजिंग कमेटी छोड़ के? आपका एक ओपिनियन बता दीजिए 2 लाइन में. मेरा सर मोरे साहब. सर देखिए, वो भागने का कारण जब उनको समझ में आता है कि मैनेजिंग कमेटी में आके क्या काम करना पड़ता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब उनको समझ में आता है तो पतली गली से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हम उतना वक्त नहीं दे सकते या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, लोगों की नजरों में गिरना नहीं है कि हम काम नहीं करते या आंसर देना नहीं आता है उनसे. वही कारण है. अभी जैसे बैनेट मैडम के केस में वो बोल रहे हैं कि 2 जन आते ही नहीं है ड्यूटी पे, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में ही नहीं आते. तो आप उनको क्या सलाह देंगे? थोड़ा सा 2 मेरी लाइन तो में सलाह ये बताइए. उनको सलाह ये है, पहले उनको एक पूछ लीजिए या उनको लेटर लिख दीजिए और उनको 3 विजिट, अगर 3 मीटिंग नहीं अटेंड करते हैं तो उनको लीगली बता दीजिए कि भाई आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो मैनेजिंग कमेटी मेंबर होने के लिए. हाँ तो फिर मैं और तो उसके बाद सर मैं मतलब नोटिस डाल के हम जो मेंबर्स को इंटरेस्टेड है उनको इनवाइट कर सकते हैं ना. नहीं, उसके पहले ही कर दीजिए. आपको जब मालूम है वो 2 आते ही नहीं है, 4 मीटिंग 6 मीटिंग, तो आप सर्कुलर लगा दीजिए ना, जैसे सर ने कहा है नोटिस बोर्ड पे, भाई कोई इंटरेस्टेड है और जो कैटेगरी है उसी में आपको सिलेक्ट करना है. वो जो छोड़ने वाले हैं. नहीं सर कैटेगरी, अच्छा ओके, बैकवर्ड वो है देखना एक पड़ेगा. बैकवर्ड. हाँ, वही कैटेगरी में अगर आपको आता है, दूसरा कोई मेंबर है, देन ओनली यू कैन नॉट अपॉइंट अ कैटेगरी जैसे बैकवर्ड क्लास में है और आप जनरल कैटेगरी का अपॉइंट करो. तो ऐसा नहीं करेक्ट नहीं चलेगा सर? हाँ, वैसा नहीं चलेगा. करेक्ट मोरे एक साहब. खाली जनरल कैटेगरी का, तो उसमें कोऑप्ट कर सकते हैं ना हम. हाँ, उसमें जनरल कोई भी कॉप कर सकते हो. ओके, सर थैंक यू एक्चुअली बैनेट उसमें क्या मैडम. हो गया, वो आ तो गया मेंबर, लेकिन किसी दूसरे मेंबर ने, जो पहले मेंबर था ना, मतलब पहली मैनेजिंग कमेटी ने, तो उसने बोला फायदा नहीं है तुम ज्वाइन करके, इसमें कुछ फायदा नहीं, सब गाली मिलने वाली है, फालतू में आपने ज्वाइन किया. वो तो छोड़ दिया फिर उसने, बोला कुछ फायदा नहीं है. बोला कुछ फायदा नहीं मैडम, ये मैनेजिंग कमेटी. मुफ्त के गिफ्ट होते हैं जो मैनेजिंग कमेटी को मिलते हैं, है ना. Okay, thank you, तो Bennett madam. Next Yeah, question thank is by Mr. Ramesh Kelkar, sir. Mr. Kelkar. हाँ जी. Can I audible, sir? आप कोशिश Am करिए, I आपकी audible, आवाज sir? क्रैकल हो रही है, फिर भी आप कोशिश करिए. हाँ. 10 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स में से sacrifice of 1 member and 2 members they have gifted their flats to their relatives. So there are 3 vacancies. So instead of filling up the vacancies,
they have recruited 2 persons as an expert director. So since I was the election returning officer, I suggested them that you cannot do it. You can co-opt any member from that category. So the popular belief of most of the societies and our people also, 2 साल आप कुछ co-op नहीं कर सकते. If we have already written to registrar, he has not replied, so we are not filling in the vacancies. I said the moment your the strength becomes 6, you will be in the minority. So you will have to inform to the registrar, and your committee will become. Am I right, sir? As long as you are having quorum, you keep on doing co-options. And आपने जो बताया कि वो एक्सपर्ट डायरेक्टर को मैनेजिंग कमेटी का लेबल दिया है, वो तो गैर कानूनी है. उसको लेबल आप वैसा दे नहीं सकते. एक्सपर्ट डायरेक्टर मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं होता. He remains only in the capacity of an advisor, nothing else. So अगर आपके 11 की मैनेजिंग कमेटी अगर आपके मैनेजिंग कमेटी 11 का स्ट्रेंथ थी, तो उसमें आपका जो कोरम है मैनेजिंग कमेटी को ऑफिशिएट करने के लिए, वो आपका 6 का बनता है. तो जब तक 6 का है तब तक आप मैनेजिंग कमेटी में कोई भी गेम खेलते जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. लेकिन उस 6 में से आपका ये एक्सपर्ट डायरेक्टर को बाहर निकालो, और फिर अगर वो गिर जाता है 6 नीचे, तो फिर आपका कमेटी डिफंक्ट हो गया, रजिस्ट्रार को हैंड ओवर कर दो. करेक्ट. ओके. मतलब ये 2.5 साल का कोई क्लॉज है ही नहीं. निकल गया सब, वो कानून निकल गया. अगर 2.5 साल का क्लॉज है तो सरकार ने क्या सोच के निकाला? That is what I told the सरकार ने ये सोचा कि भाई 2.5 साल का क्लॉज रखेंगे, तो जैसे कि मोस्ट मैनेजिंग कमेटी टाइम पास के लिए आते हैं, तो 2.5 साल में तो 4 कमेटी बदली हो जाती है. तो 2.5 साल में अगर 4 कमेटी बदली हो जाएगी तो सरकार कैसे चलेगी? आई मीन टू से सोसाइटी कैसे चलेगी? सरकार के पास इतना अथॉराइज्ड ऑफिसर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कि आपका सोसाइटी चलाने के लिए सरकारी मशीनरी को यूज करो. आप अभी 11 मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो आप उसको क्या पगार पानी देते हो? 2,500 रुपया उसका लिमिट है. 2,500 में आपको लगता है कि किसी का कुछ चलता होगा? या सरकार के पास ऐसे आदमी हैं जो 2,500 रुपये में आपकी सोसाइटी आपको चला के दे? और अगर ऐसा होता कि 2,500 रुपये में एक एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर आके आपकी सोसाइटी चला सकती थी, तो सरकार ये बोलती कि मैनेजिंग कमेटी की जरूरत नहीं है, खाली कर दो, आपको 2,500 रुपये सरकार को भर दो, वो सरकार आपकी सोसाइटी चलाएगी. कानून वैसा भी बदली हो सकता है, isn't it? तो सरकार ने ये बोला कि मुझे आपकी सोसाइटी चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी सोसाइटी खुद चलाओ, या तो सोसाइटी डी रजिस्टर कर दो. बात खत्म हो गई. एनीवे, थैंक यू मिस्टर किलफोर फॉर ज्वाइनिंग इन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर अमित दोशी. जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि हमारी सोसाइटी में 54 मेंबर्स में से 6 की कमेटी बनी 2021 दिसंबर में. उसमें एक वुमेन कैंडिडेट, 5 जन जेमेल मेंबर. अभी 20 महीने के बाद अभी अक्टूबर में एक लेडी वुमेन कैंडिडेट ने मैनेजिंग कमेटी में रिजाइन कर दिया, और इंटरनल जो सेक्रेटरी था उसने रिजाइन कर दिया. वो बोलते कि मुझे सेक्रेटरी नहीं बनना है, तो दूसरे मैनेजिंग कमेटी मेंबर को सेक्रेटरी बना दिया, और सोसाइटी में सर्कुलर दिया कि जिसको इंटरेस्ट है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरो, हम किसको एक लेना है हम उसको ले लेंगे. तो सर ये वैलिड है? क्योंकि उसके साथ और एक दूसरा इश्यू बन गया उसी वजह से. तो ये वैलिड है कि नहीं, वो सर मुझे जानना था आपसे. और उसमें ये हुआ कि मेरे फादर ने मेरी डॉटर को, मतलब ग्रैंड डॉटर को एसोसिएट मेंबरशिप का फॉर्म भरा, तो वो बोलते हैं वो वैलिड नहीं है, अलाउड नहीं है. अभी 154B में आ गया है कि ग्रैंड डॉटर इज नॉट अलाउड. तो सर ये मैंने रजिस्ट्रार से बात की, तो रजिस्ट्रार बोलता है हाँ एक्ट में लिखा नहीं हुआ है ग्रैंड डॉटर को अलाउड, तो नीस और नेफ्यू चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा. तो सर मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि प्लीज क्या करना चाहिए अपने को. अगर एक्ट में लिखा हुआ है कि ग्रैंड डॉटर अलाउड नहीं है, तो आप उसको एसोसिएट मेंबर ही नहीं बना सकते हो. जी ठीक है ना. नीस वगैरह वगैरह का क्राइटेरिया छोड़ दीजिए. अगर एक्ट में ये लिखा है कि भाई बहन अलाउड है, माँ बाप अलाउड है, बच्चे अलाउड हैं,
उतना ही लिखा हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो उतने के अलावा एसोसिएट मेंबर आप बना ही नहीं सकते। अच्छा, 154B के हिसाब लेगा सर। आपका पहले वीडियो में था ना कि आप किसी को भी बना सकते हो एसोसिएट मेंबर कमेटी में से, तो अभी बोलते कि नहीं, नेफ्यू चलेगा, नीस चलेगा, लेकिन ग्रैंड डॉटर नहीं। आप एक्ट में वो सेक्शन में देख लीजिए, क्लियर कट लिखा हुआ है। अच्छा। मोरे साहेब, दुसरा तुम्ही कंटिन्यू करा सर, इट विल बी बेटर. मला ते शोधायला लागेल ते स्पेसिफिकेशन्स, पण आपल्याला लगेच कळतो का काहीतरी असं? 154B में लिखा हुआ है कि ऐसे मैंने पढ़ा ना, तो फॉर्म के अंदर तो लिखा है कि यू कैन मेक एनी एसोसिएट मेंबर टू एनीवन, और सोसाइटी क्या बोल रही है कि उसमें ग्रैंड डॉटर नहीं लिखा है, इसलिए वो वैलिड नहीं है। क्योंकि अभी कमिटी में, मतलब मैंने पढ़ा कि कमिटी में अपनी बेटी को डाल दे। अभी वो एक वुमेन कैंडिडेट ने रिजाइन कर दिया मैनेजिंग कमिटी से, तो मैंने बोला कि चलो अपन अप्लाई करते हैं, तो बोलते हैं नहीं, अलाउड ही नहीं है ग्रैंड डॉटर को। अच्छा ठीक है, देखिए अभी इसमें डेफिनेशन में ऐसा लिखा है जी, एसोसिएट मेंबर का मतलब क्या होता है? जी हाँ, person who has been admitted to the membership of the society by law, but who does not hold a share in the society. अभी ये आप पढ़ लीजिए, इसमें एसोसिएट मेंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है। इसमें ग्रैंड डॉटर दिख रहा है क्या कहीं पे? जी नहीं, नेफ्यू और नीस दिख रहा है। हाँ, अ पर्सन ओनली ड्यूली एडमिटेड। सर उसमें एक तो ये आ गया ना कि एनी रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ अ मेंबर टू एक्सरसाइज हिज राइट। किसमें लिखा हुआ है ये? ये अपना ये अ पर्सन ड्यूली एडमिटेड टू मेंबरशिप ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी ऑन अ रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ अ मेंबर टू एक्सरसाइज हिज राइट एंड। किसमें लिखा हुआ है ये अपना ए पॉइंट में एसोसिएट मेंबर के लास्ट 2 लाइन में, एंड हुज नेम डज नॉट स्टैंड इन द शेयर सर्टिफिकेट। पहले बोलते थे कि फैमिली का डेफिनेशन में आ जाता था, लेकिन अब भी नहीं आता है बोलते हैं। हाँ, तो अभी ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2019 का। हाँ, ये 2000 उसने वही रजिस्ट्रार भी वही मुझे बोले, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, कि नहीं है तो कैसे करेंगे। मैंने बोला सर फैमिली मेंबर ही है ना ये, तो बोलते नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं कि मैं भी सर्च कर। डेफिनेशन दिया हुआ है ना, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू एंड नीस। इसके अंदर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर कहाँ लिखा हुआ है? जी, जब लिखा नहीं है तो आप जबरदस्ती उसको एसोसिएट मेंबर नहीं बना सकते ना। अच्छा सर जी। और सर ये वैलिड कमिटी में वैलिड है 54 में। 54 में 6 जन थे, एक जन ने रिजाइन किया और एक जन ने पोस्ट बदली कर दिया, और अभी बोलते एक जन का नॉमिनेशन भरो, हम डिसाइड करेंगे कमिटी किसको लेना नहीं लेना। आपका जब तक कोरम चालू है तब तक आपको ऑप्शन कर सकते हो। अब आप डिटरमाइन कर लो कि आपके 6 मैनेजिंग कमेटी मेंबर में रजिस्ट्रार ने परमिट किया है, तो आपका कोरम बनता है 4 का। जी, जब तक 4 का कोरम है तब तक आपको ऑप्शन कर सकते हो अप टू 6। आपके 6 मैनेजिंग कमेटी मेंबर हो जाए उतने तक आपको ऑप्शन कर सकते हो। एनीवे, थैंक यू मिस्टर अमित फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। नेक्स्ट मिस्टर गणपत राठौड़, आपका माइक्रोफोन ठीक हुआ है क्या सर जी? मिस्टर गणपत राठौड़, मिस्टर गणपत राठौड़, ओके। मैक्सिमम को ऑप्शन है वो 3 तक ही कर सकते हैं, या एनी नंबर ऑफ को ऑप्शन कैन बी डन? एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस कैन बी डन। अच्छा, in E-class society. Okay. Any Okay, number. next question is by Anjali Housing Society. Can you hear me, sir? Yes. See, I am giving you a practical issue what we faced. On 30th July, the committee was elected uncontested 10 members. 2 people resigned. Okay, so the members became 8. Now, what you have said is perfectly right under 154B. But however,
the consulting lawyer we had and the registrar said, Sir, I am not going to discuss other lawyers' opinion. that's okay. I'm not going to do that. No, okay, but the registrar says, you cannot co-op for 2.5 years. If it is before 2.5 years, you have to compulsory hold an election. And I asked him, where is the notification? He says there is a notification, but he did not give. And now he has appointed an election officer to conduct the elections. You can challenge his order, sir. Not a problem. Depending on the budget of the society, you can challenge his order. Okay. What somebody else says, we do not discuss over here. We discuss what I say, what you say. That is the only criteria we discuss on this webinar. और क्या बोलता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. So I shared my experience. That's all. Yes. So you are asking me something which the registrar says. You are asking something which is some other advocate says. So that we do not discuss on this thing. Okay, Mr. Francis Menezes, are you there? You want to ask something before we conclude? Yes, sir. Okay, one very short question. We have already run out of our time. Our elected stand of general category was 5. One member is left. That means he has not filled up the form. So that we can cop. I have not understood your query. What is the total elected strength? 8. 2 reserve, 6 general category. Total 8. Out of 8, 2 ladies category we filled. Out of 6 general category, only 5 was elected. So जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी क्या मैनेजिंग कमेटी के स्ट्रेंथ में गिने जाएंगे सर? यस सर. तो आज आपके मैनेजिंग कमेटी की स्ट्रेंथ कितना है? 2 + 5 7. 7. तो 8 का जो आपका इलेक्टेड स्ट्रेंथ था तो उसका कोरम कितना होता है? 5 का है. तो जब तक 5 है तो आप ऑप्शन कर सकते हो लेक्चर के हिसाब से. आज का जो आपने लेक्चर सुना मेरा क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ सर. तो एक जो कैटेगरी में इलेक्शन नहीं हुआ है उसका कॉप कर सकते हैं कि वो तो कंफ्यूजन था मेरे को. तो ओनली इलेक्टेड मेंबर के बता दिया कि खाली इलेक्टेड स्ट्रेंथ जो है. हाँ. और मोरे साहब ने भी बोल दिया कि जो कैटेगरी में वैकेंसी उत्पन्न होगी सिर्फ उसी कैटेगरी के लोगों को आप कोऑप्ट कर सकते हो. ओके. इलेक्टेड स्ट्रेंथ के ऊपर का स्ट्रेंथ का कोऑप्शन नहीं कर सकते हैं. हाँ. और अगर जनरल कैटेगरी में एक वैकेंसी हुई है और मैनेजिंग कमेटी का कोरम इंटैक्ट है तो आज के दिन पे आप उसे कोऑप्शन कर सकते हो. ओनली इलेक्टेड वाला कोई रिजाइन करेगा उसी को कॉप कर सकते हैं. यस सर. उसी पोजीशन पर या वो सर जो ऑलरेडी वैकेशन खाली था इलेक्शन के टाइम उसको कॉप नहीं कर सकते तुम. जनरल में जो वैकेंट नहीं, जो 6 था ना आपके पास 5 ही इलेक्टेड हो गए. बराबर है. yes. तो 5 में से एक ने रिजाइन कर दिया तो वो 5वां सीट है उसी में आपको इलेक्ट करना है. 6वां भरने का नहीं. वेरी गुड. जो वैकेंट है वो वैकेंट खत्म हो गया सर. उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. कॉप ने नेक्स्ट ईयर नहीं कर 5 ईयर नहीं. Thank you all friends. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you friends. Thank you sir. Bye bye. Thank you. Thank you Mr. More. Thank you sir. Thank you so much. Sir. Appreciate it. Good night.